हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी हम लोग 5 क्लास ले चुके हैं, 6 क्लास। आज उसके हम आगे लेते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वो पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट और जो आपके ओशन हैं उनके बेसिन की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसमें हमने 2 सिद्धांत जाना। पहला जाना लोथेन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, और दूसरा क्या जाना, एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में वेगनर महोदय का क्या विचार था, क्योंकि वेगनर बहुत जाने माने विद्वान हुए, ठीक है। क्योंकि टेलर के बाद पहले विद्वान वही माने जाते हैं जिन्होंने पूरा का पूरा क्या है, भूगोल में एक भूचाल सा ला दिया था। क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो आपके महाद्वीप और महासागर हैं वो स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, वो एकदम पानी पर जैसे नाव चलती है ऐसे वो तैर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने अपनी बात क्या बताई थी। आइए जानते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, ठीक है। वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये इस सिद्धांत को दिया था, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। ये बात आपको याद रखना कि कोई जो मॉर्फोलॉजिस्ट है, ठीक है, या क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, वो है कहाँ का। क्योंकि आपका स्टेटमेंट में ऐसे दे देगा कि अमेरिका के महान विद्वान वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन 1910-11 में किया। अब आपको तो याद है कि हाँ 1912 में इन्होंने किया था, लेकिन वो आगे क्या जोड़ दिया, आगे जोड़ दिया अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजी। वहीं पर काम खराब हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी जानना है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ये ऑलरेडी एक मीटेरोलॉजिस्ट थे, यानी मौसम विज्ञानी थे, ठीक है। ये एक जियोलॉजिस्ट थे, यानी भूविज्ञानी भी थे, ठीक है। जियोलॉजिस्ट भी थे। जियोलॉजिस्ट जो जियोलॉजी के बारे में अध्ययन करता है उसी को क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इन्होंने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन कब दिया था? 1912 में दिया था। ये भी आपको क्या है, याद रखने की जरूरत थी, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि वेगनर महोदय के दिमाग में विचार आया कहां से कि इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड कर दिया कि महाद्वीप और महासागर स्थिर नहीं है बल्कि चल रहे हैं। हुआ ये था कि ये बहुत बड़े क्या थे, जियोलॉजिस्ट भी थे। तो ये जर्मनी में ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के कोयला खदान में क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे रिसर्च के दौरान। तो वहां पर इन्हें क्या मिला, कुछ जीवाश्म मिले। क्या मिले? कुछ जीवाश्म मिले। और ऐसे जीवाश्म मिले जो कि जहां वो जीवाश्म जो थे वो केवल कहां पाए जाते थे, वो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते थे, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन इन द सेंस कि 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इसके बीच का जो एरिया है 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण को, इसी को ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। और आपको पता है ब्रिटेन लगभग 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर बसा हुआ है। तो ये बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ये जो फॉसिल्स हैं, यानी जो जीवाश्म हैं, या अगर पृथ्वी की ऊपरी सतह पे पाया जाता तब तो हम ये कह सकते थे कि कोई जीवाश्म टहल कर चला गया, घूम कर चला गया। लेकिन इतने गहराई में खदान में कुछ ऐसे जीवाश्म पाया जाना जो कि कहाँ के थे, ट्रॉपिकल रीजन के थे। यानी कुछ ऐसे उनको पेड़ पौधों के जीवाश्म मिले जो पेड़ पौधे कहाँ केवल पाए जाते थे, ट्रॉपिकल रीजन में। क्योंकि आपको पता है कि वनस्पतियां हर जगह एक समान नहीं है, वो क्लाइमेट के अनुसार चेंज होती रहती हैं। ट्रॉपिकल रीजन में कुछ दूसरी प्रकार की पाई जाएंगी, आप जैसे जैसे हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे वहां पर दूसरे प्रकार की पाई जाएंगी। तो ये बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये जो जीवाश्म यहाँ तक आया कैसे और इतनी गहराई में आया कैसे। तब इन्होंने क्या निकाला, बहुत काफी अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि 2 निष्कर्ष निकाला। इन्होंने ये बताया कि ये है आपका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ठीक है। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि या तो जलवायु परिवर्तन हुए हैं बड़े पैमाने पर, यानी जो आज ब्रिटेन में कैसी जलवायु है, ठंडी जलवायु है। हो सकता है आज के हजारों लाखों साल पहले यहाँ की जलवायु कैसी रही हो, बहुत ही गर्म जलवायु रही हो, उसी प्रकार से जैसे आज ट्रॉपिकल रीजन की है। एक निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला। दूसरा निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि हो सकता है कि जो ब्रिटेन आज यहाँ पर अवस्थित है यहाँ ना रहा हो, ये कहाँ पर रहा हो, 0 डिग्री के आसपास रहा हो, यानी आपके इसके बीच में रहा हो, ट्रॉपिकल रीजन में, यानी 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो आज ब्रिटेन आपका 50 लेटीट्यूड पे 50 डिग्री पे है, वो हो सकता है इसके बीच में रहा। एक निष्कर्ष ये निकाला। और दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि हो सकता है जो आज ब्रिटेन की जलवायु इतनी ठंडी है, हो सकता है पहले कैसी जलवायु रही हो, गर्म जलवायु रही हो, बहुत ज्यादा वहां पर तापमान ना होता हो, बहुत ज्यादा वर्षा होती हो, ठीक है। जब दोनों निष्कर्ष इन्होंने निकाला तो इन्होंने जलवायु वाले निष्कर्ष को बाद में क्या किया, खारिज कर दिया। और अध्ययन किया तो इन्होंने जलवायु वाले निष्कर्ष को खारिज कर दिया और बताया कि इतने बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन
का असर नहीं हो सकता है, और उन्होंने दूसरे वाले थियरी को ज्यादा महत्व दिया कि ये वाली बात सही है कि ब्रिटेन हो सकता है वर्तमान में जहां वर्तमान में अवस्थित है वो कहाँ रहा हो, वो ट्रॉपिकल रीजन में रहा हो। और इसी मान्यता को ये लेकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी मान्यता को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने क्या करते हैं, इस थियरी का प्रतिपादन करते हैं। अब आप लोग पता पा गए कि इनके दिमाग में थियरी कहाँ से आई। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि इन्होंने अपनी थियरी में कौन कौन सी बातों को क्या किया है, शामिल किया है। तो अकॉर्डिंग टू वेगनर ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास व्हिच इज कॉल्ड पैंजिया। ये कहते हैं कि वर्तमान में जो आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, या जितने भी कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो, 7-8 कॉन्टिनेंट जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, पहले वो क्या था, वो एक सिंगल लैंड मास था। वो क्या था, एक सिंगल लैंड मास था, और इसको इन्होंने क्या कहा, पैंजिया। इन्होंने क्या कहा, पैंजिया। ठीक है, ये बात हमको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। दिस सुपर कॉन्टिनेंट वाज सराउंडेड बाय अ मेगा ओशन कॉल्ड पैंथालासा। जो आपका ये मानी जो पूरा आपका अर्थ है, अर्थ पे जो पूरा का पूरा लैंडमास जो आज हम देख रहे हैं वो इकट्ठा था। क्या था, इकट्ठा था, मान लीजिए इकट्ठा, इसको इन्होंने पैंजिया बोल दिया। और इसके चारों ओर जो एकमात्र जो जल का भाग था, ठीक है, जिसको इन्होंने सुपर ओशन बोला, मेगा ओशन बोला, उसको क्या बोला इन्होंने, पैंथालासा बोला। क्या बोला, पैंथालासा। ये भी बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि पहले एक कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, उसका नाम पैंजिया था, और एक ओशन था, सुपर ओशन, मेगा ओशन जिसको आप कह सकते हैं, इसके चारों ओर वो क्या था, पैंथालासा था। आगे देखते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड, पैंजिया एंड पैंथालासा। ये किस पीरियड की बात हो रही है, ये बात हो रही है कार्बोनिफेरस पीरियड की, कि कार्बोनिफेरस पीरियड में सारे लैंडमास एकत्रित थे, उसको इन्होंने पैंजिया कहा। और एक ही महासागर था, सुपर महासागर था, उसको इन्होंने क्या कहा, जो आगे बढ़ते हैं जियोलॉजिकल पीरियड में, तो एक पीरियड आपको मिलेगा जुरैसिक पीरियड। जुरैसिक पीरियड वही पीरियड है जब हमारे अर्थ पे क्या थे, बहुत सारे डायनासोर हुआ करते थे। ये भी आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बताया कि जुरैसिक पीरियड में क्या हुआ, जो आपका ये पैंजिया था, ये टूटकर 2 भागों में बढ़ गया। ये पैंजिया आपका टूटकर कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, एक का नाम रखा गया अंगारा और दूसरे का नाम रखा गया गोंडवाना। एक का नाम रखा गया अंगारा, यानी जो ये 2 भागों में बटा, इसका उत्तर वाला भाग अंगारा या इसको लारेसिया भी बोल सकते हो, और नीचे वाला भाग बना गोंडवाना। क्या बना, गोंडवाना। ठीक है, अंगारा में कौन कौन शामिल था, अंगारा में आपका नॉर्थ अमेरिका शामिल था, नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ पूरा का पूरा यूरोप शामिल था और एशिया शामिल था। ठीक है, और गोंडवाना में कौन कौन शामिल था, गोंडवाना में शामिल था साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलिया, यानी जो ऑस्ट्रेलिया आज का आप देख रहे हो, और जो प्रायद्वीपीय भारत देख रहे हो, ये किसके पार्ट थे, गोंडवाना के पार्ट थे। यहां तक बात बिल्कुल क्या है, क्लियर है। ठीक है, इन्होंने बताया, ठीक है, कि ऐसी ऐसी बात थी। अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या हो। जब वेगनर महोदय ने ये बातें बताई कि महाद्वीप और महासागर स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, वो अपने स्थान पे क्या है, मूव करते हैं, तो उस समय जो 1912 की बात थी, ठीक है, तो 1912 में एक तरह से क्रांति आ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि महाद्वीप और महासागर क्या करते थे, मूव करते थे। तो ये जिस भी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ठीक है, इनका फूल मालाओं से अच्छे से क्या होता था, स्वागत होता था कि भाई वेगनर महोदय आए, वेगनर महोदय आए, और इनका खूब अच्छे से स्वागत होता था, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी थी उस समय 1912 तक कि कॉन्टिनेंट क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब आप ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे आपकी जय जयकार होती है, तो फिर वही वाली बात है, डेविस वाली पेंक वाली बात याद कीजिए। उन्होंने कहा था जैसे आपका उत्थान होगा वैसे ही अपरदनात्मक शक्तियां आपको काटने पर क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। तो जैसे जब इनकी जय जयकार होने लगी, ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाने लगे, पेपर पढ़ने की, बताने लगे लोगों को कि कैसे देखिए हमने खोजा है कि स्थल जो है वो स्थिर नहीं है, बल्कि क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो एक विद्वान था, उनको इनसे बड़ी जलसी थी, हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई जगहों पर उसका नाम को बताया जा रहा है कि अभी तक क्लियर नहीं कि वो स्पष्ट नाम क्या है, इसलिए उसका नाम लेना उचित नहीं होगा। वो इनके पीछे पड़ गया हाथ धोकर। ठीक है, तो जिस भी कॉन्फ्रेंस में जाते थे पेपर पढ़ने, इनके पीछे वो भी उस कॉन्फ्रेंस में जरूर जाता था। ठीक है, वेगनर वाले कॉन्फ्रेंस में। हुआ ये कि जब आप कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ते हैं, तो पेपर पढ़ने के बाद वहां पर जो भी सुनने वाले ऑडियंस होते हैं, उनको ये अधिकार होता है कि आपको पेपर पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछा जाए। तो जब ये पेपर पढ़ लेते थे, तो वो क्या करता था, विद्वान इनसे एक ही क्वेश्चन पूछता था,
कि भाई साहब आप हमें ये बता दीजिए, आप सही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या रही हो रही है, मूव कर रही हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपने कहा कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया और एक महासागर था उसका नाम था पैंथालासा, तो अब हमको बस इतना बता, पेंजिया टूटा कैसे दो भागों में, जो आप बता रहे हैं अंगारा बन गया, जैसे इन्होंने बताया कि क्रिटेशियस पीरियड में तो दोनों जुड़े हुए थे सभी महाद्वीप आपस में, जिसको इन्होंने पेंजिया बताया, लेकिन जब जुरासिक वाला पीरियड आया तो ये सारे क्या हो गए, टूट गए और दो भागों में बटे, बाद में कई भागों में बट गए। तो इनसे एक ही प्रश्न पूछता था कि भैया आप ये बता दीजिए कि ये टूटा कैसे, तो ये वहां पर ये बोल देते थे कि इस पे हम काम कर रहे हैं, इस पे हम आगे बताएंगे। तो वो क्या किया, कहा ठीक है चलिए आगे मिलते हैं आपसे। फिर ये दूसरे कॉन्फ्रेंस में गए, मतलब जितने भी कॉन्फ्रेंस उस समय घूम घूम कर करते थे ये, उतने कॉन्फ्रेंस में हो जाता था और इनसे एक ही क्वेश्चन पूछता था कि बस आप बताइए टूटा क्यों। इस बात से काफी परेशान हो गए क्योंकि इसका उत्तर ये नहीं दे पाते थे, उस समय इनका पास उत्तर इसका नहीं था। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे आपको कि इन्होंने इसका उत्तर क्या बताया। उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं, चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं कि इन्होंने उत्तर क्या दिया। जब वो लगातार इनसे पूछता रहा तो इनको काफी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम बता नहीं पा रहे हैं और ये जल्दबाजी कर गए, इनके पास क्या हो गया, पेशेंस की कमी हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि पेशेंस रखना क्या है, बहुत जरूरी है। इनके पास पेशेंस की कमी आ गई और इन्होंने क्या कर दिया, अगले कॉन्फ्रेंस में डिसीजन ले लिया कि इस बार अगर हम कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और वो पूछे उससे तो मैं बताऊंगा जरूर कि ये टूटा क्यों। ठीक है, यही क्या कर गए, गड़बड़ी कर गए। तो इन्होंने ये बताया, चलिए देखते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो ये टूटा वो किसके कारण टूटा, वो ये टूटा, ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर मूविंग की बात की गई है। पहले हम आपको बताते हैं कि टूटने वाली बात ये क्यों बताया था। ठीक है, तो टूटने वाला जो इन्होंने बात बताया था वो बताया था चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण। जो आपका चंद्रमा है उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हैं उसी के कारण ये टूटा। अब बाद में उनसे पूछा कि अच्छा बताइए टूटने के बाद ये फ्लोट कर रहा है वो उसका क्या कारण है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो कारण बताया कि जो इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है उसके लिए अलग कारण बताया और जो वेस्टवार्ड की तरफ मूव कर रहा है उसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग कारण बताया। तो इन्होंने टूटने का कारण क्या बताया, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को उसका क्या बता दिया, कारण बता दिया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जब टूट गया तो टूटने के बाद जो आपका लैंडमास था वो टूटा, टूटने के बाद क्या हुआ, दो भागों में मूव करने लगा, एक तो इक्वेटर की तरफ और एक तो वेस्टवार्ड यानी पश्चिम की तरफ मूव करने लगा। इक्वेटर की तरफ जो मूव किया उसका कारण इन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा बताया फिलिंग ऑफ फोर्स यानी पोल फिलिंग फोर्स। पोल फिलिंग फोर्स का मतलब ये होता है, इसको आप पोलर फिलिंग फोर्स भी कह सकते हैं, जब अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, तो अर्थ पे रोटेशन करते समय दो प्रकार का बल कार्य करता है। एक जैसे आप कोई धागा एक जो है रस्सी में बांध लीजिए और ऐसे से घुमाइए तो एक बार धागा आपको क्या करेगा, बाहर की तरफ खींचेगा, एक बार अंदर की तरफ। तो जब अर्थ घूमती है, ऐसे मूव करती है अपने स्थान पर तेजी के साथ, तो एक बल बाहर की तरफ उसको क्या करता है, कार्य करता है, बाहर की तरफ ढकेलता है, उसी बल को क्या बोलते हैं, पोलर फिलिंग फोर्स। और एक है आपका बॉयंसी फोर्स। क्या है, बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स क्या होता है कि कोई भी जो है जो द्रव है यानी फ्लूइड अवस्था में है, तो फ्लूइड अवस्था में किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे फ्लूइड हो सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, पारा ले लीजिए, ठीक है, केरोसिन ले लीजिए, हम यहाँ पर जल का एग्जांपल बताते हैं आपको कि जल भी फ्लूइड अवस्था में है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में है। उसमें जब किसी भी पदार्थ को आप डुबाएंगे तो जो कोई भी जो उसमें ऑब्जेक्ट डूबेगा तो डूबते समय क्या होता है कि वो क्या करेगा, जो भाग उसका डूबा रहेगा, मान लीजिए एक गिलास लिया आपने, उसमें क्या किया, बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया, तो जितना भाग बर्फ का टुकड़ा डूबा रहेगा वो नीचे से क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो डूबा वाला भाग, उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी या उत्प्लावन का बल या उत्प्लावकता का बल। तो इन्होंने जो इक्वेटर की तरफ मूव किया उसका कारण इन्होंने क्या बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोल फिलिंग फोर्स और बॉयंसी फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बताया कि कुछ जो है किसकी तरफ मूव कर रहे थे, वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ मूव कर रहे थे, उसका कारण होता है ड्यू टू टाइडल फोर्सेस यानी ज्वारीय बल। ठीक है, ज्वारीय बल वही जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उठने वाला बल, जो भी हमने आपको बताया, जिसके कारण इन्होंने बताया था कि महाद्वीप क्या हुए, टूट गए। यही इन्होंने क्या की थी, गलती की थी। आगे हम देखेंगे कि क्या गलती की थी। ठीक है, तो अब आपने देखा कि कैसे टूटा और कैसे मूव कर रहा है। इन्होंने बताया कि टूटा तो कुछ इक्वेटर की तरफ मूव किए और कुछ किधर मूव किए, पश्चिम की तरफ। इक्वेटर के मूव किए उसका कारण अलग था और जो पश्चिम की तरफ मूव किए उसका कारण क्या था, अलग था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या दिया, एविडेंस दिया कि अब आप बताइए, बताए थे कि सारे महाद्वीप आपस में जुड़े थे, बाद में टूटे, अलग हुए, तो
तो इन्होंने उसके लिए कुछ एविडेंस दिया, बहुत अच्छे अच्छे एविडेंस दिए, जिससे साबित हुआ बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। इसी सब थ्योरी से आगे एक थ्योरी, बहुत अच्छी थ्योरी बनेगी, इस सब थ्योरी के आधार को बनाते हुए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो भी इस चीज को मानता है कि आपके जो स्थल थे वो जुड़े हुए थे, बाद में टूटे और अलग हुए। हाँ, टूटने का कारण अलग था, जो कि ये महोदय बता नहीं पाए थे, जल्दबाजी कर दिए थे। हो सकता था अगर वो विद्वान इनका पीछा न करता तो ये बता ले जाते सही कारण। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसके आधार पर इन्होंने ये बताया कि आपस में ये क्या थे, जुड़े हुए थे। पहला साक्ष्य इन्होंने बताया जिग्सा फिट। जिग्सा फिट को हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं और इंग्लिश में। जिग्सा फिट का मतलब ये हुआ, इन्होंने कहा कि यदि आप महाद्वीप को ध्यान से देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। इन्होंने ये बताया कि यदि आप महाद्वीप को क्या करिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, तो आपको ये पता चलेगा कि यदि आप इसको ऐसे मिलाएं तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन है यहाँ के फिट हो जाता है, और ये वाला पोर्शन यहाँ क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। कहाँ फिट हो जाता है, यहाँ के फिट हो जाता है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे आके फिट हो जाता है। यानी सभी का जो ये संरचना है जो बताई गई है कि महाद्वीप अलग हुए हैं, उनको यदि आप फिट करो तो आराम से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ये भी एक पुष्टि करता है कि पहले आपस में ये क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या बताया, जिग्सा फिट। दूसरा इन्होंने बताया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इन्होंने ये बताया कि यदि आप साउथ अमेरिका के ये वाला पोर्शन देखें और अफ्रीका के ये वाला पोर्शन देखें, तो यहाँ के जो रॉक्स हैं उनको लेते हैं या इधर के रॉक्स को इधर से मिलाते हैं, तो दोनों का जो एज है वो लगभग लगभग क्या है, एक ही है। इससे भी पता चलता है। ठीक है, और दोनों की जो बनावटें हैं इधर और इधर की, वो दोनों क्या है, सेम है। इससे भी स्पष्ट होता है कि पहले आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया पर्मो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन। यानी इन्होंने ये बताया कि कार्बोनिफेरस में कुछ ग्लेशियर क्या हुआ था, ग्लेशिएशन हुए थे, ग्लेशियर पाए गए थे। तो वो ग्लेशियर कहाँ पाए गए, यहाँ पे पाए गए थे, यहाँ पे पाए गए, यहाँ पे इंडिया में कुछ जगहों पर पाए गए और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। इस चारों में क्या हुई, समानता देखी गई। इससे ये भी पता चलता है कि जब चारों ग्लेशियर एक समान पाए गए, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चारों ये वाले जो पोर्शन थे, ठीक है, ये इधर जुड़े थे और ये किससे जुड़ा था, इससे जुड़ा था। यानी ये चारों आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। ये भी क्या है, प्रमाण की पुष्टि करता है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्मों के जो जीवाश्म थे, कुछ जीव जंतुओं के क्या पाए गए, जीवाश्म पाए गए। तो इन्होंने देखा कि कुछ जीव जंतुओं की जीवाश्म जो यहाँ पाए गए, जो यहाँ पाए गए, इसमें क्या थी, काफी समानता थी। उसी प्रकार से जो कुछ यहाँ पाए गए, कुछ यहाँ पाए गए, उसमें भी काफी क्या थी, समानता थी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि दोनों कहीं ना कहीं पहले, बहुत साल पहले आपस में जुड़े रहे होंगे। यानी अगर यहाँ पर भी क्या है, किसी एक प्रकार के क्रोकोडाइल का जीवाश्म पाया गया और उसी टाइप का यहाँ पर भी पाया गया, तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों कहीं ना कहीं आपस में पहले जुड़े थे। किस पे, स्थलीय भागों पर पाया गया है, ना कि हम समुद्र की बात कर रहे हैं। तो आप भाई यहाँ से तो यहाँ क्रोकोडाइल तो चल नहीं पाए, जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये देखा गया कि ऐसे मतलब हम तो आपको एक क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाश्म पाए गए जिससे पता चलता है कि दोनों में क्या है, काफी सिमिलरिटी है। आगे पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस में वही सारी बातें हैं जो जीवाश्म में हमने की है। ठीक है, और इन्होंने बायोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, जिसमें इन्होंने सबसे प्रमुख बताया लेमिंग। लेमिंग एक रोडेंट है, ठीक है, कीड़ा होता है, तो छोटा सा जीव होता है। तो इसमें ये देखा गया, अभी भी पाया जाता है ये, तो ये देखा गया जो यहाँ पर लेमिंग पाया जाता है, ठीक है, वो ऐसे मूव करता है आके हिंद महासागर में गिरकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब कई विद्वान इसको सोचे कि ये इधर ही क्यों मूव कर रहा है, तो इन्होंने ये पाया कि ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में पहले जुड़े हुए थे। तो इनके जो पूर्वज थे वो मूव करके इधर से इधर तक ट्रेवल करते थे। उसी की भांति उनके जो पूर्वजों के गुण हैं इस लेमिंग में आ गए, तो ये भी अब ट्रेवल करके इधर जाते हैं। लेकिन अब इधर स्थल खंड ये क्या हो गया, दूर हो गया, बीच में महासागर आ गया, तो इसी में गिरकर क्या हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इतने एविडेंस दिए थे, इन एविडेंस को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं इनकी आलोचना। ठीक है, इनकी आलोचना क्या हुई, तो पहली बात इनकी आलोचना सबसे बड़ी यही है कि जब इनसे कहा गया भैया आप बताइए टूटा क्यों, तो इन्होंने बड़ा खटाक से बता दिया, बहुत जल्दबाजी करके, कि टाइडल फोर्स के कारण क्या हुआ, चंद्रमा और की शक्तियों के कारण क्या गया, टूट गया। तो विद्वानों ने इनका मजाक उड़ाया कि अगर चंद्रमा के पास इतनी शक्ति होती कि वो इतने बड़े कॉन्टिनेंट को तोड़ देता, तो वो अर्थ के क्या था, रोटेशन को भी रोक सकता था। तो ये बात इनकी क्या हो गई, गलत हो गई। ये बात गलत कब हुई, जाके 1960 के आसपास गलत हुई। उस समय तक तो इनका खूब जो है वाहवाही ली, बहुत सारे इनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनके थियरी को क्या बताया गया, गलत बताया गया। गलत कौन सी भाग को बताया गया, केवल टूटने वाले भाग को बताया गया, ना कि मूव करने वाले। मूव करने वाली बात तो इनकी सही ही थी, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये बताया था, ठीक है, कि ये मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये सियाल है, ठीक है, जो सियाल है, जो महाद्वीप बने हुए हैं और जो सीमा महासागर जिसका निर्माण हुआ है, तो ये महाद्वीप क्या है, इसी महासागर पर तैर रहा है। ये भी बात इनकी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। यानी जो इनका कारण बताया गया टूटने का, कहीं ना कहीं वही क्या हो गया, इनका गलत हो गया। यानी ये जो मूव करने का कारण बताए थे कि इसीलिए मूव कर रहा है क्योंकि ये सियाल का बना हुआ है, ये सीमा का बना हुआ है और तैर रहा है। अब आप लोग को बताया जा रहा है कि महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप लोग जान सकते हैं कि पहले पैंजिया था, पैंजिया टूटा तो कुछ भाग ऊपर चला गया, ठीक है, इधर चला गया, इधर चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ हिंद महासागर पर था। और जो आप आज अवशिष्ट भाग देखते हैं, जो प्रशांत महासागर, ये पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है, क्योंकि जब ये इधर मूव किया तो कुछ ना कुछ एरिया कवर किया, बीच में ये ओपन हो गया अटलांटिक महासागर, ये इंडियन ओशन ओपन हो गया। अब जो आज आप अवशिष्ट रूप में देख रहे हैं, ये उसी पैंथालासा क्या क्या है, भाग है। यानी प्रशांत महासागर जो है ये पैंथालासा का बचा हुआ भाग है, जिसको आज हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर के रूप में। तो कहीं ना कहीं वेगनर महोदय काफी ये इंटेलिजेंट विद्वान थे, इनके बाद में जो है बुद्धिमत्ता को काफी सराहा गया। बस केवल एक गलती क्या कर दी कि इन्होंने जो टूटने का कारण था उसको जल्दबाजी में गलत बता दिया, ठीक है। तो आपको वेगनर महोदय के बारे में इतनी जानकारी रखनी है कि टूटा क्यों, टूटा भले गलत इनका था, लेकिन आपको तो याद रखना है ना कि वेगनर के अनुसार कैसे टूटा, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो बातें हम बोल रहे हैं हमारी बातें नहीं है, ये आपकी बातें नहीं है, ये किसकी बातें हैं, ये वेगनर महोदय की बातें हैं। इसलिए अगर आपका टूटेगा तो आप ये मत सोच लो कि हम तो टिक ही नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई टूटने का कारण गलत था। अरे वो वेगनर की बात पूछ रहा है, आपके विचार नहीं जानना चाहता है, आप अभी वेगनर के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। वेगनर बहुत बड़े विद्वान थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, टूटा क्यों, कौन कौन से कारण थे इसमें, ठीक है। ये वाले फैक्टर आपको याद रखने हैं कि सन में दिया, ये याद रखने हैं, और कौन से भाग अंगारा में शामिल होते हैं, कौन से गोंडवाना में शामिल होते हैं, ये सब आपको अच्छे से क्या करने हैं, याद रखने की जरूरत है। ये बात आप लोग एग्जाम में आपसे क्या है लगातार पूछेगा, यहाँ से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अब वो जमाना चला गया, ठीक है, जब वो पूछता था कि वेगनर ने सिद्धांत कब दिया, 1912 में लगाने से काम हो जाता था। आप लोगों को यहाँ से कैसे तैयार करना, क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो 50 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये सारा जो आपको टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये उसी प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है कि लगभग आपको 30 से 35 दिन में, यानी विदिन 35 दिन में क्या करना है, आपका जो पूरा सिलेबस है ज्योग्राफी का 10 यूनिट, उसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ऐसे ही खत्म करेंगे, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। बस आप क्या है, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और इसको लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आगे कुछ नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।